दुबई के शेख समंदर में 5 किलोमीटर तक फैला एक ऐसा आइलैंड बनवा रहे थे जिसके हर विला के बाहर प्राइवेट बीच मौजूद होगा। समंदर की खतरनाक लहरों को रोककर वहां एक लग्जरी आइलैंड बनाने का सुहाना ख्वाब जो दुबई के शेख ने देखा था, वो इंजीनियर्स और वर्कर्स के लिए एक घिनौना ख्वाब साबित हुआ। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो के पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे दुबई की कोस्ट लाइन जो सिर्फ 70 किलोमीटर पर फैली हुई थी, उसको 124 किलोमीटर तक फैलाने के लिए ये पाम शेप का आइलैंड डिजाइन किया गया। इस पाम शेप के आइलैंड को समंदर की लहरों से बचाने के लिए इंजीनियर्स ने जब एक आउटर वॉल बनाने का फैसला किया तो उसके लिए 99 लाख टन पत्थर अरेंज कहां से किए गए। जिन पत्थरों को समंदर में डालकर ये आउटर आइलैंड बनाया जा रहा था, उनमें से अगर एक भी पत्थर सही पोजीशन में नहीं रखा गया तो आइलैंड किसी भी वक्त तबाही का निशाना बन सकता है। ये चेक करने के लिए डाइवर्स 30 मीटर पानी के नीचे जाते थे और हर एक पत्थर की पोजीशन चेक करके बाहर बैठी टीम को ओके का सिग्नल देते थे। चैलेंज नंबर 5। पाम जुमेरा की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुए अभी 6 महीने गुजर चुके थे और इंजीनियरिंग टीम ने 4 किलोमीटर लंबा ब्रेक वाटर बना लिया था, लेकिन 7 किलोमीटर अभी भी बनाना बाकी था। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम ने इंजीनियरिंग टीम को ये आइलैंड बनाने के लिए जो डेडलाइन दी थी वो थी सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल। यानी अब इंजीनियर्स के पास बकाया सिर्फ 21 महीने बचे थे, जिसमें ये ब्रेक वाटर भी कंप्लीट करना था और साथ साथ इसके अंदर पाम शेप का आइलैंड भी। इंजीनियर्स के लिए खड़ा होने वाला चैलेंज ये था कि अगर इन्होंने ब्रेक वाटर कंप्लीट करने के बाद अंदर के आइलैंड बनाने का काम शुरू किया तो ये शेख की दी गई डेडलाइन पर पूरा नहीं उतर सकेंगे, और अगर पहले अंदर के आइलैंड पर काम शुरू किया तो समंदर की लहरें इस आइलैंड को निगल जाएंगी। यानी अब इंजीनियर्स एक ऐसे जाल में फंस चुके थे जिसमें से निकलने के लिए उनको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। इस चैलेंज से निपटने के लिए इंजीनियर्स ने फैसला किया कि दोनों आइलैंड्स की कंस्ट्रक्शन एक साथ चलेंगी। यानी जैसे जैसे ब्रेक वाटर बनता चला जाएगा उस हिस्से के अंदर पाम आइलैंड को भी साथ साथ ही बनाना पड़ेगा। अभी ये प्लानिंग हुई ही थी कि सर्दियों का मौसम आ पहुंचा और एक नई मुसीबत गले पड़ गई। हर साल सर्दियों के मौसम में अरेबियन गल्फ तेज हवाओं के निशाने पे रहता है, जिनको शमाल स्टॉर्म्स कहा जाता है। इन तेज हवाओं की वजह से समंदर काफी भयानक हो जाता है, इतना भयानक कि इसमें ट्रेवल करना ही बहुत मुश्किल होता है। आइलैंड की कंस्ट्रक्शन के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत जरूरी था। इस तूफान की वजह से 2 महीनों तक कंस्ट्रक्शन का काम हॉल्ट पे था, लेकिन इन 2 महीनों के दौरान कंस्ट्रक्शन टीम ने अपना टाइम जाया नहीं किया, बल्कि एक ऐसे मसले का सॉल्यूशन ढूंढने लगे जो वाकई एक बहुत ही मुश्किल टास्क था। चैलेंज नंबर 6। पाम आइलैंड को बनाने के लिए 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत चाहिए थी। अगर वजन के हिसाब से बात की जाए तो इस पाम ट्री शेप के आइलैंड को बनाने के लिए हैरत अंगेज तौर पे 1.5 करोड़ टन वजनी रेत रिक्वायर्ड थी, जो कि वाकई एक सर फिरा देने वाला टास्क था। चैलेंज ये नहीं था कि इतनी सारी रेत आइलैंड साइड तक पहुंचाई कैसे जाएगी, बल्कि चैलेंज ये था कि इतनी सारी रेत लाई कहां से जाएगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये रेत दुबई के रेगिस्तान से उठाई जाएगी तो आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। दुबई के रेगिस्तान में बेशक इतनी रेत है कि उसकी कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये रेत बहुत ही बारीक है जिसको अगर पानी में डाला गया तो वो पानी में मिक्स हो जाएगी। यानी इंजीनियर्स को एक ऐसी रेत चाहिए थी जो पानी में मिक्स भी ना हो और जिससे आइलैंड मजबूती से खड़ा भी रहे। रिसर्च के बाद मालूम पड़ा कि इस काम को अंजाम देने के लिए जो रेत चाहिए थी वो समंदर के बॉटम से ही मिलेगी। कंस्ट्रक्शन साइट से 10 किलोमीटर दूर समंदर में एक ऐसा पॉइंट तलाश किया गया जहां बॉटम पर इतनी ज्यादा रेत थी जो इस आइलैंड को बनाने में पूरी पड़ सकती है। समंदर के बॉटम से ये रेत निकालने के लिए ड्रेजर का इस्तेमाल किया गया, जो रेत को सक करके अपने टैंक में भर लेता था। सिर्फ 1 घंटे में ये ड्रेजर 8000 टन वजनी रेत अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर ये रेत स्प्रे कर दी जाती थी। इस पूरे प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता है। रेत को निकालने से लेकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाने में एक ड्रेजर को 4 घंटे लगते थे और एक वक्त में 8000 टन रेत ट्रांसपोर्ट की जाती थी।
یعنی اگر یہ ڈریجر صرف ڈے ٹائمنگز میں 12 گھنٹے کام کرے گا تو پورے 1.5 کروڑ ٹن ریت لانے میں 2 سال لگ جائیں گے، لیکن انجینئرز کے پاس اتنا ٹائم کہاں تھا۔ اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک وقت میں کئی ڈریجرز یہ کام انجام دیں گے تاکہ کم سے کم ٹائم میں شیخ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن پر پورا اتر سکیں۔ چیلنج نمبر 7، پام ٹری شیپ کے آئی لینڈ کو رین بوئنگ کے ذریعے سے بنانا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اس پورے پروجیکٹ میں صرف ایک لائن سیدھی تھی، باقی ساری لائنز کروڈ شیپ میں تھی، اور خاص طور پہ ٹری کا یہ کمپلیکیٹڈ شیپ انجینئرز کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر رہا تھا۔ ڈریجر سمندر میں ریت اسپرے تو کر رہا تھا اور آہستہ آہستہ آئی لینڈ کا کچھ حصہ سمندر کے اوپر بھی آ چکا تھا، لیکن اب جاننا یہ تھا کہ جو شیپ یہ لوگ بنانا چاہ رہے تھے وہ واقعی بن بھی رہی ہے کہ نہیں۔ اگر غلط پوزیشن میں ریت اسپرے کی گئی تو نہ صرف آئی لینڈ کا شیپ برباد ہوگا بلکہ پیسہ اور ٹائم دونوں برباد ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ 650 کلومیٹر اوپر آسمان میں ارتھ کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ کی مدد لی جائے۔ جی ہاں، ارتھ کے گرد گھومنے والی سیٹلائٹ کے ذریعے پام جمیرہ سائٹ کی فوٹوز لی گئیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ابھی تک آئی لینڈ کا جتنا بھی کام ہوا ہے اس کی شیپ پلان کے مطابق ہی ہے۔ شیخ کو یہ جان کر خوشی تو ہوئی، لیکن جیسے جیسے ڈریجر سینڈ اسپرے کرتا جا رہا تھا اس کی مشکلات میں اتنا ہی زیادہ اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ نہ ہی سمندر میں ٹری شیپ کی کوئی آؤٹ لائن تھی اور نہ ہی ایسی کوئی آؤٹ لائن یہاں بنائی جا سکتی تھی۔ ڈریجر کا اندازے سے سمندر میں ریت اسپرے کر کے پام ٹری شیپ کو مینٹین رکھنا کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ اب انجینئرز کو کچھ ایسا کرنا تھا جس سے ڈریجر کو پن پوائنٹ ایکوریسی پتہ چل سکے اور وہ پھر وہیں تک ریت اسپرے کرے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے جی پی ایس ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ ورکرز جن کے ہاتھ میں جی پی ایس یونٹ موجود تھے وہ آئی لینڈ کے بارڈر پہ واک کرتے جاتے اور ان کی پوزیشن کا ریئل ٹائم ڈیٹا سیو ہوتا جاتا تھا۔ جی پی ایس کوآرڈینیٹس کا یہ ڈیٹا ڈریجر کو بھیجا جاتا تھا اور ڈریجر صرف اسی پوائنٹ پر ریت اسپرے کرتا تھا جہاں مینولی انسان واک کر کے گیا تھا۔ یہ سولوشن پوری طرح کام کر رہا تھا اور اب ڈریجر پن پوائنٹ ایکوریسی سے آئی لینڈ کے بارڈر پہ فلنگ کر رہا تھا۔ چیلنج نمبر 8، پام جمیرہ کی کنسٹرکشن کو اسٹارٹ ہوئے 1 سال سے بھی اوپر ہو چکا تھا۔ بریک واٹر 8 کلومیٹر بن چکا تھا اور دوسری طرف پام آئی لینڈ کی ٹیم بھی دن رات صرف اسی کام پر لگی تھی۔ ابھی تک پام آئی لینڈ کی 16 میں سے 9 شاخیں بن چکی تھیں، تبھی انجینئرنگ ٹیم کے سامنے ایک ایسا چیلنج آ کھڑا ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بریک واٹر، جس کو اصل میں سمندر کی طاقتور لہریں روکنے کے لیے بنایا جا رہا تھا، اس نے اپنا کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ واقعی لہروں کو تو اچھی طرح روک رہا تھا، لیکن اب آئی لینڈ کے اندر پانی کا بہاؤ کم ہو چکا تھا، یعنی جو پانی آئی لینڈ کی اندرونی سائڈ پہ تھا وہ ایک ہی جگہ کھڑا رہ کر میلا اور بدبودار ہونے لگا تھا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اگر ابھی اس کا کوئی سولوشن نہ نکالا گیا تو اس بات کا پورا چانس تھا کہ شیخ کا یہ پروجیکٹ بری طرح سے فلاپ ہو جائے گا۔ اب اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے آئی لینڈ کے ڈیزائن میں چینجز کرنا ضروری تھا۔ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا جس سے آئی لینڈ کے اندرونی سائڈ پر پانی چلتا رہے تاکہ وہ خراب نہ ہونے پائے۔ خوش قسمتی سے انجینئرز کو اس کا ایک اچھا سولوشن مل گیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ بریک واٹر کو 2 سائڈوں سے توڑ کر وہاں برج بنائے جائیں گے تاکہ ایک سائڈ سے پانی کا پریشر اندر جائے اور دوسری سائڈ سے باہر نکل سکے۔ یہ سولوشن آخر کار کام کر گیا اور پورے 2 ہفتوں کے بعد آئی لینڈ کے اندر پھنسا بدبودار پانی آہستہ آہستہ واپس باہر نکل گیا۔ چیلنج نمبر 9، اگست 2003 میں پام جمیرہ کا بریک واٹر کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ 99 لاکھ ٹن پتھروں سے بنا 250 میٹر چوڑا یہ بریک واٹر سمندر کی لہروں کو اچھی طرح سے روکے ہوئے تھا۔ اس کے ایک ہی مہینے کے بعد پام آئی لینڈ کی ٹیم سے بھی اچھی خبر آ گئی۔ 1.5 کروڑ ٹن ریت سے بنائے جانے والے پام ٹری کی 16 شاخیں بھی کمپلیٹ کر لی گئی تھی۔ ڈریجرز جو 1 سال سے مسلسل چل رہے تھے ان کا بھی آرام کرنے کا وقت اب آ چکا تھا۔
इंजीनियरिंग टीम ने वक्त से पहले ही हैरत अंगेज तौर पे पूरा आइलैंड कंप्लीट कर लिया था और अब इस पर विलाज, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स बनाने की बारी थी। लेकिन मसले ऐसे थे जो किसी भी सूरत में इंजीनियरिंग टीम की जान नहीं छोड़ रहे थे। अब एंड टाइम पर एक ऐसा चैलेंज आ खड़ा हुआ जिसने पूरे आइलैंड के लिए खतरा पैदा कर दिया था। जो रेत डालकर पाम ट्री का शेप बनाया गया था वो रेत अभी भी लूज थी। वक्त के साथ साथ रेत कॉम्पैक्ट हो रही थी और आइलैंड के कई हिस्से वापस पानी में जाना शुरू हो चुके थे। शेख के सपने के मुताबिक इस आइलैंड पर मेटल रोड्स और हजारों बिल्डिंग्स बनना थी, लेकिन उसके लिए जरूरी ये था कि आइलैंड की रेत बिल्कुल ठोस हो। ये मसला पूरी इंजीनियरिंग टीम के गले में आ चुका था और इसी वजह से सारा काम एक बार फिर से हॉल्ट हो गया। इस मसले का जल्द अज जल्द सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये वो पॉइंट था जब पूरी दुनिया की नजरें इसी प्रोजेक्ट पर टिकी थी और इस आइलैंड की वजह से दुबई के शेख की इज्जत दांव पर लगी थी। इस मसले के अलावा एक और मसला भी था। दुबई अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वैसे ही अर्थक्वेक जोन के करीब है और अगर यहाँ कोई अर्थक्वेक आया तो इसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। पाम आइलैंड की रेत जो पहले ही कॉम्पैक्ट नहीं थी, अर्थक्वेक के सिर्फ एक ही झटके से ये पूरा आइलैंड ऐसे ही खत्म हो सकता था जैसे इस पॉट में पड़ी रेत पानी के अंदर जा रही है। इस मसले का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन था कि आइलैंड की रेत को 12 मीटर की गहराई तक कॉम्पैक्ट किया जाए, जबकि नॉर्मल रोड रोलर सिर्फ 6 मीटर की गहराई तक रेत को प्रेस कर सकता है। अब इस मसले से जान छुड़ाने के लिए इंजीनियर्स एक नया तरीका मैदान में लेकर आए। एक ऐसी हाइड्रोलिक ड्रिल मंगाई गई जो जमीन में जाकर अंदर वाइब्रेशन पैदा करती थी। इस वाइब्रेशन से रेत के जर्रात कॉम्पैक्ट हो जाते थे और जिस जगह ड्रिल सुराख करती थी वहाँ का हिस्सा फुल सॉलिड हो जाता था। ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह कामयाब हो चुका था, लिहाजा अब इस तरह के 2.5 लाख से भी ज्यादा सुराख करके 5 किलोमीटर तक फैले पूरे पाम आइलैंड को ठोस बना लिया गया। जिस आइलैंड को बनाने में 7 साल का वक्त लगना था, 40,000 वर्कर्स की मदद से इसको सिर्फ 3 सालों में ही कंप्लीट करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया गया। जनवरी 2009 में सारी बिल्डिंग्स बनाने के बाद पहली बार पाम जुमेरा पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।